हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 8 ऑफ द कैपेसिटर। हम लोग ऐसे ही लास्ट पार्ट में आपने देख चुके हो कि हम लोग इसके आरसी सर्किट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे और आपने देखा था लास्ट पार्ट में हमने किस तरीके से पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था कि किस तरह से कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर कैसे अनचार्ज होता है रजिस्टर के थ्रू, एलईडीज़ के थ्रू। ये सारी बातें हमने लास्ट वाले वीडियो में देखी थी। तो पिछले वीडियो को यानी कि वीडियो नंबर 6 को कंटिन्यू करते हुए हम देखें तो हमारे पास ये दो सर्किट डायग्राम्स हैं जो वीडियो नंबर 6 में आपको होमवर्क के तौर पे दिए गए थे और आई होप ये आपने कर लिए होंगे। तो इन क्वेश्चंस में करंट I1, I2, I3 निकालना था और चार्ज इन द कैपेसिटर निकालना था और dq/dt निकालना था एट t = 0 एंड t = इन्फिनिटी। तो अगर हम इन बातों को देखते हुए, ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें तो अब हमें पहले तो इसको सॉल्व करना है। आई होप आपने सॉल्व किया होगा, नहीं किया होगा तो अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फीलिंग आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और पहले मैं एक काम करता हूँ कि कुछ बच्चे जिन्होंने सॉल्व किया होगा ईमानदारी से, वो अपनी आस लगा के बैठे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं पहले तो t = 0 पे कुछ आंसर्स जो हैं वो बता देता हूँ और t = 0 पे जो आंसर्स हैं वो आपको कुछ तो भी यहाँ पे I1, I2, I3 जो है, हालांकि मैं निकाल के ही दे दूँ तो ठीक रहेगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। चलो मैं निकाल देता हूँ t = 0 पे और t = इन्फिनिटी पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्किट बना देते हैं एट t = 0 और यहाँ इसके ही बाजू में बना देते हैं एट t = इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको ये बेसिक्स याद होने चाहिए कि जब t = 0 पे हम कैपेसिटर को जस्ट कनेक्ट करते हैं बैटरी से या सर्किट में, तो इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टिंग वायर एंड व्हेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू कैन से, तो जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है पूरी तरीके से तो वहाँ वो ओपन सर्किट कर देता है। हमने कल भी देखा था, वो बल्ब वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, यानी एलईडी के एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें। तो हम इसी बात को बनाते हुए, बेसिस बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। t = 0 पर रिप्लेस दिस कैपेसिटर बाय कंडक्टिंग वायर। सो दिस सर्किट विल बी लाइक दिस। ये एक ऐसा आपका बैटरी लग गया, यहाँ से ये आपने लगा दिया, ये रजिस्टर लगा दिया, ये एक रजिस्टर लगा दिया, इसके साथ यहाँ पे भी आपने एक रजिस्टर लगा दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आ गया R, ये आ गया R, ये आ गया R। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ तो भी करंट्स जो थे, मेरे ख्याल से करंट यहाँ पे पहले दिए हुए थे। दिस वाज I1 एंड इधर वाला था I2, ठीक है, और इधर वाला था I3। तो अगेन इस सर्किट में भी मैं फिर से I1, I2 और I3 फिर से लिख दूंगा अच्छे से। यहाँ पे EMF E ही रहेगा। ये t = 0 वाली कंडीशन है और हमें यहाँ पे कैपेसिटर पता है जो कि अब एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया हमने। फिर हम t∞ वाली कंडीशन को भी यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रजिस्टर होगा, ये वाला रजिस्टर एक और होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से रजिस्टर लगा देंगे हम इस तरीके से। यहाँ पे भी एक रजिस्टर होगा, पर ये जो कैपेसिटर है अब t∞ पे जो है ये एक ओपन सर्किटेड इस तरीके से हमें दिखेगा, ठीक है ना। यानी इस ब्रांच में अब कोई करंट नहीं आएगा। यहाँ से जाने वाला करंट I1 था, ये वाला करंट I2 था, अभी के लिए हम लिख रहे हैं ये वाला करंट I3 था। दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज द कैपेसिटर विच इज नाउ कंप्लीटली चार्ज्ड। तो ये हमने दोनों ही सर्किट, दोनों ही इंस्टेंट्स पे, एक तो t = 0 पे और t = इन्फिनिटी पे बना दिए। अब क्या होगा सर, सबसे पहले t = 0 पे ये I1, I2, I3 निकालने हैं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर निकालना है। तो आपको ये पता है कि I1, I2, I3, अब ये सिंपल एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट हो गया, कुछ भी नहीं है। ये दोनों RR हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहली बात यहाँ से एक और चीज़ समझने को मिल रही है कि I2 = I3 = I1/2 होगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने देख रखा है भाई, इक्वल रेजिस्टेंस है दोनों ब्रांच में, तो यहाँ से आने वाला करंट जब डिवाइड होगा तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, यानी आधा आधा चला जाएगा दोनों में। तो इस तरीके से हमें पता है कि I1 जो भी आएगा उससे आधा जो है I2 और I3 का वैल्यू होगा और I2, I3 इक्वल होंगे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमें I1 को निकालना है सबसे पहले, तो हमें R इक्वलेंट निकालना पड़ेगा। तो R इक्वलेंट आप देख सकते हैं, ये R/2 हो जाएगा और ये R सीरीज में हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपके पास ये 3R/2 हो जाएगा। इसके हिसाब से आप I1 बहुत आसानी से लिख सकते हैं। I1 = E/R इक्वलेंट एंड E/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू E और 2E/3R। ये बनेगा आपके पास 2E/3R। दिस इज 2E/3R, दिस इज 2E/3R। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट। I2 = I3 = I1/2, दैट इज इसका आधा कर लेंगे तो आप E/3R मिल जाएगा आपको। ये भी आपके पास आ गया। यानी क्या क्या मिल गया है आपको, देखो I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 मिल गया। नाउ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, यू नो वेरी वेल, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट t = 0, दे आर 0। Charge on the capacitor at t = 0 are 0 because there is no potential drop across the capacitor at t = 0.
there is no potential drop across the capacitor at t equal to 0 when the capacitor is uncharged. So you can easily find out that q is 0 initially. Now you need to find out dq by dt also. dq by dt is nothing but the rate of increase of charges on the capacitor, or you can say dq by dt is equals to current in branch containing कैपेसिटर, करंट इन ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर, जो ब्रांच कैपेसिटर जिसमें है प्रेजेंट, उस ब्रांच का करंट ही dq by dt है. तो आपको पता है जिस ब्रांच में कैपेसिटर है वो कौन सा करंट है, वो है I2. I2 इज नथिंग बट dq by dt. सो I2 इज इक्वल्स टू dq by dt इज नथिंग बट, यू नो दैट व्हाट इज I2? I2 इज दिस वन, E by 3R. Very easily you can find out. So these are the parts for t equal to 0. Now for t equal to infinity, this branch will be removed. For t equal to infinity, I2 will be 0. आप ये बहुत आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि इस समय पर जो पूरा की पूरा जो करंट है, अब वो I1 जो है वो I3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इस ब्रांच में आएगा नहीं. और आप यहाँ कह सकते हैं कि I1 will be equal to I3. अब I1 equal to I3 यानी सिर्फ आपके पास अब इतना ही लूप बचा है. तो इसमें ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस, यहाँ तो कुछ जा नहीं रहा, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तो ये 2R हो गया. यानी इस केस के अंदर R इक्वलेंट विल बी 2R और I1 इक्वल्स टू E बाई R इक्वलेंट, यू कैन से, सो इट इज E बाई 2R. वेरी इजीली I1 is E by 2R, that is nothing but I3. I1 is I3, I1 is equal to I3, that is E by 2R. You can easily find out this. So I2 is 0, I1 is equal to I3, that is E by 2R. I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 मिल गया. Charge on the capacitor, but charge on the capacitor is now equal to Q equal to C into V. V across the capacitor, V across the capacitor. अब देखो ये जो V है ना इसके अक्रॉस, वो V, अब इसके अक्रॉस देखो ये रजिस्टर, यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं, ये तो 0 है, तो रजिस्टर के अक्रॉस कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा. तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो एक्चुअली ये वाले दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो है वही है. यानी हम इसको A कह दें और इसको B कह दें, तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है, इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB. जो इस इतने पोर्शन में का पोटेंशियल ड्रॉप है वही कैपेसिटर के अक्रॉस है. ये और ये ब्रांच दोनों पैरेलल में है, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वही कैपेसिटर के अक्रॉस इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में ये आ सकता है सर जो इसके अक्रॉस ड्रॉप है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस मिला के होगा, पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है क्योंकि उसमें से जाने वाला करंट 0 है, इसलिए जो भी यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है वही कैपेसिटर के अक्रॉस है. सो व्हाट इज VAB? वी कैन इजीली फाइंड आउट. VAB इज नथिंग बट I इंटू R, उसमें से जाने वाला करंट I3 इंटू R. व्हाट इज I3? इट इज E by 2R. सो आप लिख सकते हैं E by 2R into R, ये R cancel, so VAB is nothing but V across capacitor is nothing but E by 2. This is the potential drop across capacitor. So now the charges on the capacitor is equal to CV, so CE by 2, these are the charges which are stored in the capacitor. So देखो भाई हमारे पास I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, I3 भी, कैपेसिटर पे चार्जेस भी आ गए. dq by dt is nothing but the current in the branch containing capacitor. Already we have written that I2 is 0, so this dq by dt is nothing but I2, that is equals to 0. तो ये वाली भी बात हमारे पास आ गई. तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही ईजी है. यहाँ पे ये Q है, ये Q है, ये वाला Q है, दिस इज नॉट थीटा, दिस इज Q. ओके, so this is the rate of increase of charge you can say on the capacitor, that is dq by dt, that is current across the current in the branch which contains capacitor, है ना. तो बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है. आई होप ये आंसर्स आपको मिले होंगे, आई होप, है ना. ऐसी हम आशा ही कर सकते हैं, बाकी तो निराशा हर जगह फैली हुई है. आशा तो है पर निराशा भी उसके साथ है, ठीक है ना. तो खैर ठीक है, आई होप ये आपने लिख लिया होगा. नहीं भी लिखा होगा तो जो अपने राजा महाराजा लोग हैं वो छाप तो लें एटलीस्ट, कम से कम हम पे इतना एहसान होगा कि आपके पास ये कॉपी में लिखा हुआ दिखेगा, तो कम से कम हमें बोलने के लिए कुछ रहेगा कि चलो आपने लिख लिया है, ठीक है ना. तो कम से कम जो राजा महाराजा लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कम से कम अपनी कॉपी में इसको लिख लें, ठीक है ना. तो अब यहाँ से आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया था पिछले वाले पार्ट में. सो I और I1 आपको निकालना है, पर यहाँ पे I और I1 कौन से हैं ये हमें देख लेना पड़ेगा एक बार. So this is I and this is I1, ठीक है.
अब I और I1 निकालना है, और कब निकालना है आपको, एट t0 पे भी निकालना है और एट t इन्फिनिटी पे भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एट अ स्टेडी स्टेट। बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, आंसर लिखूंगा, उससे अच्छा चलो सॉल्व कर दूंगा फटाफट से, तो हो जाएगा काम। तो सबसे पहले वही चीज़ हमें सर्किट बनाना पड़ेगा 2 बार, एक तो स्टेडी स्टेट में यानी t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और एक तो इनिशियली t इक्वल टू 0। तो मैं इसे मिटा दूं, आई होप ये आपने छाप लिया होगा, ठीक है ना। छापने में तो अपन माहिर हैं, क्योंकि 10th तक हमने काम ही क्या किया है। आगे पीछे वाले मिलते थे हमें, और आगे पीछे वालों की भरोसे ज़िंदगी कटी है अब तक। पर ये जो जेईई या नीट एग्ज़ाम्स है ना, इन्होंने बड़ा प्रॉब्लम कर दिया। यहाँ एक तो क्वेश्चन इतने टफ, और दूसरी चीज़ कि पेपर सबके अलग अलग, तो इंसान कोशिश करे भी अगर कहीं से कुछ जुगाड़ करने की, तो जुगाड़ हो नहीं पाता। पर ठीक है, अब देखो ऐसा है भाई, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो तो पीछे ही जाएगा। तो ठीक है, अब जस्टिस तो होना ही होना है, ठीक है ना। बट स्टिल थोड़ा पढ़ लिख लोगे तो अच्छा होगा। और कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं। कुल मिला के एक बात बताऊं तो इस क्या बोलते हैं, जब से हमने ये यूट्यूब वाली सारी चीज़ें शुरू की हैं, तो कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स भी हमें मिले हैं, हालांकि हमने उन्हें आज तक देखा भी नहीं, बट दे ऑलवेज यूज टू डिमांड फॉर न्यू वीडियोज़। इट शोज़ दैट कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बड़े क्यूरियस हैं पढ़ने के लिए, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग वेरी मच। तो हमें कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज आते हैं कि सर वो आप इस वाला जो है चैप्टर का नेक्स्ट वाला पार्ट कब डालेंगे, उसका कब डालेंगे, इसका कब डालेंगे। तो थोड़ा सा ऐसा दिमाग में एक आता है, देखो एक जिसके पास नहीं होता वो कितनी कोशिश करता है कि चीज़ें मैं गैदर कर लूँ, और एक जिसके पास बहुत कुछ होता है वो फिर भी कितना दुर्भाग्य की बात है उसके लिए कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। तो पता नहीं, दोनों की अपनी अपनी नीयत है, भगवान ने दोनों को अपनी अपनी तरह का बुद्धि दी है। अब कैसी बुद्धि दी है वो तो अब देखेंगे, समय आने पे पता चलेगा कौन कैसे कहाँ पहुँच पाता है। तो चलो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो एट थोड़ा सा सर्किट बड़ा है ये, तो एट t इक्वल टू 0 एक वाला सर्किट बना लेते हैं, ठीक है, और उस तरफ बना देते हैं एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये 2 सर्किट्स हम लोग बनाएंगे फिर से, है ना। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट वे अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। t इक्वल टू 0 पे जैसे ही की को क्लोज करेंगे आप, सारे कैपेसिटर को आप कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, ठीक है ना, बट बाकी का सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये अपन बना रहे हैं, देखो सर्किट t इक्वल टू 0 वाला सर्किट बना रहे हैं, और फिर इसके बाद एक उस तरफ बना देंगे t इक्वल टू इन्फिनिटी वाला सर्किट। तो ये 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, आई थिंक 8842, दिस इज़ 4 ओम, दिस इज़ 2 ओम, दिस इज़ 2 ओम। ओके, ओम नहीं लिखा मैंने, आई थिंक आप समझ सकते हैं इसको। ये 30 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ, एंड दिस इज़ करंट I, and here we have I1. So basically we need to find these 2 currents first of all, and definitely charges on the capacitor at t equal to 0 will be 0, because initially तो चार्ज आते नहीं है, अनचार्ज कैपेसिटर है सारे के सारे। अब इसके बाद का जो मुद्दा है t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो सारे के सारे कैपेसिटर को रिप्लेस कर दो उनके साथ, उनके जगह पे एक ब्रोकन वायर से। तो सर्किट कैसा बन जाएगा देख लेते हैं फिर से। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ रजिस्टर, ओके। So here you have a resistor again, but the capacitor will be acting like a broken wire. Here you have a resistor again, capacitor is a broken wire. Here you have a resistor again, capacitor is again a broken wire. And finally we have one more resistor like this. So this is 8 ohm resistor, this is 8 ohm resistor, this is 4 ohm resistor, this is 2 ohm resistor, this is 2 ohm resistor, this is current I, and this is again I1. And now as the capacitors are completely charged, we'll have some charges on the capacitors, ठीक है ना। So we'll definitely write down the charges also. So first of all let's solve this one. You know circuit is very simple, 4 parallel, 8 parallel में 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 4, this is 4 ohm, ये 4 parallel हो गया, तो it is 2 ohm, ये 2 और ये 2 फिर से पैरेलल में हो गया, तो इट इज़ 1 ओम, एंड दैट फाइनली यू विल गेट इट लाइक दिस। द फाइनल सर्किट विल बी लाइक दिस, दिस इज़ अ 2 ओम रजिस्टर, दिस इज़ अ 1 ओम रजिस्टर, ठीक है।
So this is 2 ohm resistor, this is 1 ohm resistor, this is 30 volt. So this current is I. So I equals to E by R, that is 30 by 3, that is equal to 10 ampere. Very simple. ठीक है. And now the I1, the current I1. So you know that this complete branch, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये कंप्लीट ब्रांच आपके पास 2 ओम की है, ये कंप्लीट 2 की और ये 2 की, यानी 2 और 2 पैरेलल हो गया. यानी अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और मैं इसको इजी कर दूँ तो ये 2 ओम है, यहाँ पे 1 ओम और है, ठीक है, और यहाँ से मैं एक और 2 ओम को लगा दूँ. सो दिस इज़ 2 ओम, 2 ओम, दिस इज़ 1 ओम. दिस इज़ करंट 10 एम्पियर. एंड नाउ दिस 10 विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज़ इक्वल पार्ट्स. तो 10 के आधे क्या 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा. इसका मतलब यू कैन से दैट I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर. ठीक है, I1 इज इक्वल टू 5. I इज 10, I1 इज 5. ये हो गई बात. और क्या बोलते हैं, ऑल्सो फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट. सो स्टेडी स्टेट ऑब्वियसली, सो इनिशियली क्यों इनिशियली तो सारे ज़ीरो होंगे, इनिशियली सारे के सारे चार्जेस क्या होंगे, ज़ीरो होंगे. तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ तो सिर्फ करंट से ही काम है. अब मेन मुद्दे की बात है यहाँ, है ना. इसको हम लोग कुछ तो भी चार्ज Q1 बोल देंगे, इसको हम लोग कुछ तो भी चार्ज Q2 बोल देंगे, इसको हम कुछ तो भी चार्ज Q3 बोल देंगे. और Q1 यानी क्या हो जाएगा, तो CV हो जाएगा, Q2 इज C1V और C2V और C3V. सर V सबका सेम कैसे हो गया, तो देखो भाई ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, यानी इसको मैं कह दूँ AB, CD, EF, GH, समझ रहे हैं. तो V अक्रॉस AB, V अक्रॉस CD, V अक्रॉस EF, V अक्रॉस GH इज इक्वल टू दिस I इंटू 8, दिस I इंटू 8. क्यों ऐसा सर, तो ये बीच में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा. I1 इज एक्चुअली ज़ीरो नाउ, I1 इज एक्चुअली ज़ीरो. सो जो I है ये सीधे इधर से आके इधर से आके इधर से चला जाएगा भाई. तो एक्चुअली ये सर्किट अब सिर्फ इतना ही बचा है, ये बाहर 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 बाहर. तो I इंटू 8, ये सर्किट अब इतना ही बचा है भाई. तो ये I इंटू 8, अब I इंटू 8 में I क्या होगा. सो एट T इक्वल टू इन्फिनिटी, R इक्वलेंट निकालो पहले, तो R इक्वलेंट निकालो, यानी यहाँ से करंट ऐसा जा रहा है, सिर्फ ऐसा जाके वापस ऐसा आ रहा है. तो रेजिस्टेंस क्या क्या काम में आ रहे हैं, देखो ये 8 है, 8 के बाद 2 है, ये 30 वोल्ट की तो बैटरी है. तो R इक्वलेंट इज नथिंग बट 10 ओम. सो I इक्वल्स टू E बाई R, दैट इज 30 बाई 10, दैट इज 3 एम्पियर. 3 एम्पियर का करंट है. तो हम लिख सकते हैं कि VAB इज नथिंग बट I, दैट इज 3 इंटू 8, दैट इज 24 वोल्ट. VAB इज इक्वल टू V, दैट इज इक्वल टू 24 वोल्ट. अब आपके पास सारे V आ गए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू, Q1 इज CV, C इज 1, तो 1 इंटू V दैट इज 24, तो ये आ गया 24 माइक्रोकुलम. Q2 इज इक्वल टू अगेन CV, C इज वॉट 2 इंटू 24, दैट इज इक्वल टू 48 माइक्रोकुलम. Q3 इज इक्वल टू C, C इज वॉट 3 इंटू 24, दैट इज वॉट 24, 48, 72, 72 माइक्रोकुलम. सो दीज आर द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर. एंड व्हाट यू वांट, हो गया, कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो आई थिंक दिस थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. आई थिंक अब नहीं हो पाई हैं तो लेट्स सी, बट यही है बेसिक आइडिया. तो चलो मैं बातें तो बाद में करूँगा, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ फटाफट से, ताकि आपको आगे कुछ काम मिल जाए. तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बाद में बात करूँगा. एट T इक्वल टू 0 स्विच S is closed, at T equal to 0 switch S is closed for long time, and switch S1 is closed for long time, and S2 remains open, and S2 remains open. Now S1 is opened, and S2 is closed. S1 is open and S2 is closed. S2 is closed. Find. अब S2 को क्लोज किया जैसे ही, find first part, the current
थ्रू द कैपेसिटर। देखो मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, हम लोग जो क्वेश्चन कराते हैं लॉन्ग टाइम आफ्टर दैट मोमेंट, लॉन्ग टाइम आफ्टर दैट मोमेंट, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं होते। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, कुछ लोग आते हैं ऐसे छोटा सा एक क्वेश्चन लिखते हैं, वो छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, हो जाता है। बट ये क्वेश्चंस एक्चुअली किसी अच्छी रिनाउंड बुक्स से लिए गए हैं या फिर किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूट के मटेरियल से लिए गए हैं। तो ये कैसा है कि ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, हमने उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है या उसको कहीं से भी मॉडिफाई नहीं किया है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये लंबा भी होता है और जो आप देख सकते हैं कि हमें इसको रेफ़र भी करना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, हम रट नहीं सकते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द सेल ऑफ EMF 2E। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा सकते हैं हम, ताकि हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लें इसका। तो ये सर्किट डायग्राम बनाते ही आप कोशिश करें फटाफट इसको सॉल्व करने की, बहुत फास्ट मज़े से इसको सॉल्व करें, बहुत मज़ा आएगा। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और डेफिनेटली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी फील होगा। तो कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, मैं बार बार कहता हूँ कि हम कितने भी क्वेश्चन हम कराएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारा फ़र्क आप जब क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे तब पड़ेगा, सारा फ़र्क तभी पड़ेगा। तो इसीलिए बस एक बात को माने कि क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना खुद सॉल्व करोगे ना, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें डेफिनेटली आप इंजॉय भी करोगे। सो दिस इज़ द सर्किट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। अब इसके बाद ये हो गया एक, ठीक है ना। आई होप ये वाला भी आपने लिख लिया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ठीक है। तब तक आप इसके बारे में सोचें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ एक साथ। तब तक के लिए आपके पास समय है, सॉल्व करें क्वेश्चन और खुद आंसर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो तब तक हम एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो ये है फॉर द गिवन सर्किट, फॉर द गिवन सर्किट, ठीक है। Initially the switch S1 is closed for long time and at t equal to 0 S1 is opened। ये मैं आपको होमवर्क के लिए ही दे रहा हूँ, ये इसके जैसा ही क्वेश्चन है। एंड S2 is closed after long time from this event calculate first work done by battery 1, second total heat lost in R1, third work done by battery 2 and fourth heat lost in R2। सो अब बहुत जल्दी ही मैं इसका सर्किट डायग्राम बता दूँ। दिस इज़ E1, दिस इज़ बैटरी 1, ठीक है। एंड दिस इज़ द स्विच
S1 this is the resistance R1 and this is the capacitor। ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसमें पूरी पोलैरिटी चेंज होती है और एक्चुअली यहाँ पे आपको रियल कैपेसिटर का ज़बरदस्त फील आएगा। इसमें पूरा कैपेसिटर की प्लेट्स की पोलैरिटी बदल जाएगी। दिस इज़ कैपेसिटी C एंड दिस इज़ 2E, दिस इज़ बैटरी 2, दिस इज़ R2, दिस इज़ स्विच S2। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन यू कैन से। सो ये एक चीज़ हो गई और ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ ताकि तुम्हें एक आध मिनट का समय और मिल जाए, एक आध मिनट कुछ समय और मिल जाए। किसी का बचा होगा, कोई ईमानदारी से सॉल्व कर रहा होगा, लग के सॉल्व कर रहा होगा, तो वो समय उसके लिए बहुत काम का होता है। लास्ट मोमेंट पे जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है तो उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है। वो स्टूडेंट जो सॉल्व करता है ना मेहनत से, उसके लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। बाकी के तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे ही, पर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है। तो खैर चलो, एट t=0 स्विच S1 is closed for long time and S2 remains open। चलो, तो पहला इवेंट वन, इनमें क्वेश्चंस में ना थोड़ी सी चीज़ें कैसी है देखो। ये तो ओपन ही रखा, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज करके बहुत देर क्लोज रहने दिया, यानी ये जो कैपेसिटर था ना इस बैटरी से चार्ज हुआ, ठीक है। तो दिस इज इवेंट वन। सो फॉर इवेंट वन द सर्किट विल बी लाइक दिस, एंड दिस, ये जो चीज़ है ना, यहाँ देखो क्या लिखते हैं, एट t=0 स्विच S1 इज क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम। आप ये कह सकते हो कि अभी जब t=0 था तो ये एक कंडक्टिंग वायर बन गया था। दिस इज एट t=0, ये वाला जो t=0 बोला है, स्विच S1 इज क्लोज्ड। S2 वाले पार्ट का कोई लेन देन नहीं है, अभी हम उसको बनाएंगे भी नहीं। एंड S1 इज क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड S2 रिमेन्स ओपन। अब यहाँ तक ये जो सिचुएशन आई लॉन्ग टाइम, ये t=0 था। इसके बाद अब मैं इसको t इन्फिनिटी तक ले जा लेता हूँ, तो यहाँ पे अब ये चला जाएगा, ओपन वायर बन जाएगा ये, ठीक है। एंड दिस इज एट t=इन्फिनिटी, दिस इज एट t=इन्फिनिटी, यानी लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो है अपने पास एक रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस EMF E था, करंट तो चल नहीं रहा, इसलिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी EMF E आ गया है। और ये कैपेसिटर के अक्रॉस जब EMF E आ गया तो ये जो कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट है, इस ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली पे नेगेटिव चार्ज है। EMF अगर E है तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, यहाँ प्लस Q चार्ज है, यहाँ माइनस Q चार्ज है, और Q की वैल्यू जो है वो कितनी है, CV होती है, यानी कि वो हो गई C/E। CE चार्जेस इस कैपेसिटर के ऊपर आ गए, प्लस CE चार्जेस ऊपर वाली प्लेट पे, माइनस CE चार्जेस नीचे वाली प्लेट पे। बहुत एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने वाली है कि ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, जब पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द लोअर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट इट मींस दैट कि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। इसके कारण ऊपर प्लस CE चार्ज आ गए और नीचे माइनस CE चार्ज आ गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक इवेंट जो था, जैसे हम यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, t=0 S1 is closed for long time, now S2 is open, now S1 is open and S2 is closed, ठीक है। अब यहाँ क्या कहते हैं, S1 is open and S2 is closed, the current through the capacitor long time after that moment, यानी जब S1 को खोल दिया गया और S2 को क्लोज किया तो उस मोमेंट, उस क्षण के बहुत देर बाद क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखो, द करंट थ्रू द कैपेसिटर। तो अब बात फिर से देखते हैं क्या होगी। अब सुनो, ये फर्स्ट वाला टाइम 0 है, ये उसका लॉन्ग टाइम है। अब इस इंस्टेंट पे, इस t इन्फिनिटी पे हुआ ये कि यहाँ ये जो आपके पास यहाँ वाला S2 है
उसको कर दिया गया क्लोज, ये वाला S2 कर दिया गया क्लोज, और यहाँ आ गई आपके पास एक बैटरी जो कि अब 2E EMF की है, 2E है उसके पास। यहाँ ऑलरेडी CE चार्जेस हैं, यहाँ ऑलरेडी -CE चार्जेस हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो E है, ये रजिस्टर R है। अब इस इंस्टेंट पे यही t इक्वल टू इन्फिनिटी वाला इंस्टेंट ही है, यही t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये है और यही t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये है। इस t इक्वल टू इन्फिनिटी पे अब इस S1, ये S1 वाला साइड है, ये वाला साइड है, इसके S1 को खोल दिया गया, S2 को क्लोज कर दिया गया। उस इंस्टेंट पर प्लस CE चार्ज पॉजिटिव प्लेट ऊपर वाली, -CE यानी यहाँ निगेटिव प्लेट पर। अब इसके पास EMF तो अपने पास यानी कैपेसिटर के अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप E है, और बैटरी जो लगी है वो 2E की है। क्या ये बैटरी अब फर्दर और कैपेसिटर को चार्ज करेगी? तो ऑब्वियसली करेगी। देखो कल देखा था हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि ऑलरेडी कैपेसिटर 3-4 वोल्ट तक चार्ज रहता था। फिर हम क्या करते थे, और 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते थे, तो 4 वोल्ट के बाद और 9 वोल्ट लगाते थे तो वो 6-7 वोल्ट तक चार्ज हो जाता था। बिल्कुल होगा ही होगा। पर अभी जो अपनी बैटरीज हैं, ये आइडियल बैटरीज हैं, यानी ये बराबर 2E तक लेके जाएगी इसको। ये बराबर कितने तक ले जाएगी? 2E तक लेके जाएगी। तो अब इस T इन्फिनिटी, ये देखो ये एक तरह से ये इन्फिनिटी 1 बोल देता हूं, दिस इज इन्फिनिटी 1। तो अब T इन्फिनिटी 2 यानी इस सर्किट के स्टेडी स्टेट में क्या होगा? थोड़ा ध्यान देना है ना, थोड़ा ध्यान देना। इस सर्किट के स्टेडी स्टेट में क्या होगा? यहाँ पे ये लग गई आपके पास बैटरी। नाउ दिस सेकेंड T इक्वल टू इन्फिनिटी 2। इन्फिनिटी 2 क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि इस इन्फिनिटी के बाद ये एक और स्टेडी स्टेट है। एक्चुअली ये S2 के क्लोज होने के बाद का स्टेडी स्टेट है। ये S1 के क्लोज होने के बाद, देखो S1 जस्ट क्लोज हुआ इस इंस्टेंट पे, S1 के क्लोज होने के बाद स्टेडी स्टेट यहां आया, उसी इंस्टेंट पे S1 ओपन किया और S2 क्लोज किया। तो ये S2 के क्लोज का इनिशियल इंस्टेंट है, जो कि S1 के स्टेडी स्टेट को भी बोल सकते हैं हम लोग। और उसी के बाद जो S2 के क्लोज होने के बाद जो स्टेडी स्टेट आया वो ये है। स्टेडी स्टेट तब अचीव होगा जब ये वाला EMF, अब यहां बैटरी कितने की है भाई? 2E की है, तो इसके अक्रॉस भी कितना आ जाएगा? अब 2E आ जाएगा। पहले से कितना था? E था, E से कितना हुआ? 2E हुआ। तो इस बैटरी ने कितना बढ़ाया? E से बढ़ाया। सोचना जरा, बड़े मजेदार चीजें हैं। जब ये 2E हुआ तो इस पे अब फाइनली प्लस कितने चार्ज आ गए? इसके ऊपर पहले CE थे और C इंटू 2E यानी 2CE ये वाला आ गया -2CE। पर आपसे कोई पूछे कि भाई इस कैपेसिटर को, इस 2E EMF की बैटरी ने कितना चार्ज दिया है, तो क्या आंसर दोगे? इस कैपेसिटर को, इस 2E EMF की बैटरी ने कितना चार्ज दिया? तो पहले से CE थे और वहां बन गए 2CE। तो एक्चुअली यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझो, चार्ज गिवन टू कैपेसिटर बाय 2E बैटरी आर C इंटू E, RC इंटू E। क्योंकि जो पहले का CE चार्ज था वो तो पहले E वाली ने दे रखी थी, फिर 2E वाली ने अपनी तरफ से CE चार्ज ही दिए, 2CE चार्ज नहीं दिए। 2E वाली बैटरी ने अपनी तरफ से CE चार्ज ही दिए। तो अब यहां से क्या पूछते, देखो जरा, द करंट थ्रू द कैपेसिटर लॉन्ग टाइम आफ्टर दैट मोमेंट। अब डेफिनेटली करंट क्या होगा? तो करंट विल बी 0 भाई, ये तो फिर से फुल्ली चार्ज हो गया, उतना ही EMF आ गया, तो वहां तो करंट आ गया 0 लॉन्ग टाइम आफ्टर। फर्स्ट वाले में करंट आ गया 0। चार्ज ऑन द कैपेसिटर लॉन्ग टाइम आफ्टर दैट मोमेंट, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज +2C। टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज +2C। अब टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द सेल ऑफ EMF 2E, 2E वाले ने कितना भेजा? तो C भेजा। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, वर्क डन बाय बैटरी ऑफ 2E, 2E वाली का बैटरी का वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? बैटरी का वर्क डन होता है उसका चार्ज इंटू उसका EMF। तो उसने चार्ज कितने भेजे? उसने भेजे C चार्ज, C इंटू EMF उसका कितना है? CE इंटू उसका EMF है 2E, CE इंटू उसका EMF है 2E। यहाँ EMF लिखना चाहिए, यानी कंफ्यूज मत हो जाना, E नहीं लिख रहा हूँ मैं, EMF ऑफ बैटरी 2 लिख रहा हूँ, यानी CE इंटू 2E का मतलब क्या हो गया? 2CE का स्क्वायर। इतना वर्क डन किया बैटरी 2E वाली बैटरी ने।
सोचो, बड़े ज़बरदस्त, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, तो आपको ना यहाँ से कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना आ सकता है कैपेसिटर की। आप चाहो तो इस फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, Q²/2C लिख सकते हो। तो Q यानी CE²/2C, C कट जाएगा यानी हाफ CE² आ गई। फिर इसके बाद आप ये कह सकते हो कि पहले पार्ट में कितना लिखा, कितना जो अपना हीट लॉस हुआ है, तो CE² की वर्क डन E वाली ने बैटरी ने किया, CE² का वर्क डन E EMF की बैटरी ने किया, उसमें CE²/2 यहाँ स्टोर हुआ तो आधा लॉस हो गया, यानी CE²/2 लॉस हो गया। आप वैसे ही चाहो तो इस केस में भी निकाल सकते हो कि R में अब कितनी हीट लॉस हुई है, तो वर्क डन बाय बैटरी इस केस में कितना आया, तो वर्क डन बाय बैटरी इस केस में हमने निकाल दिया है 2CE² का आया। और इस बैटरी ने एक्चुअली कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा दी, तो पहले आपको ना अब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर का वो निकालना पड़ेगा, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। कैपेसिटर के पास ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी यार, वो कौन सी थी, तो जो इसने भर रखी थी इस वाली बैटरी ने, वो कितनी थी, तो वो थी Q²/2C। Q²/2C यानी CE²/2 पहले से, यानी U इनिशियल अगर आप कैपेसिटर की देखोगे तो वो थी CE²/2। और बाद में जब ये 2C चार्ज आ गए उसके पास में, तो उसके पास आ गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब वो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर से Q²/2C, यानी Q² यानी क्या आ गया 4C² E²/2C, 2 से 2 काट लो, C काट लो, यानी क्या हो गया 2CE²। इतनी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है। पर कोई पूछे कि इस 2E वाली ने कितनी दी है, तो 2E वाली ने जो दी है वो है ΔU, और वो ΔU यानी 2CE, 2 में से आधा गया यानी 3/2CE का स्क्वायर। इतना जो भरा है वो इस 2E वाले ने भरा है। सब कुछ कैलकुलेट कर सकते, बड़े मज़ेदार हैं, बड़े सिंपल हैं, इतना इजी इनका हिसाब किताब है ना, बड़ा मज़ा आएगा। और उससे भी ज़बरदस्त मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ तो देखो दोनों की पोलैरिटी, या इस क्वेश्चन में पॉजिटिव से पॉजिटिव से ही जुड़ रहा था ना यहाँ देखो मज़ा क्या है। ये पहले ये फर्स्ट पार्ट तो सेम है इसका भी, ये +Q+ यानी प्लस वाला जो है ये प्लस से जुड़ा है तो इसको +C दे देगा, इसको -C दे देगा। मज़ा तो आएगा जब S2 जुड़ेगा। S2 जुड़ेगा तो यहाँ देखो माइनस है और ये प्लस वाला नीचे, यानी इस कैपेसिटर की जो इनिशियल नेगेटिव प्लेट थी उसके साथ अब पॉजिटिव जुड़ रहा है, और जो इनिशियल पॉजिटिव प्लेट थी उसके साथ नेगेटिव जुड़ रहा है। यानी इसमें अब 2E का EMF आएगा, पर नीचे प्लस और ऊपर माइनस वाला आएगा, यानी पूरा EMF रिवर्स हो जाएगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगर ये समझा होगा तो वो होगा, और अगर ये नहीं समझा होगा तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करें आप, ठीक है ना। तो इसको देख लेंगे हम लोग। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको ये आप लिख लें, ये आपके लिए है। ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या, ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो मैं इस पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ टिल द टाइम, है ना। आप इसको पहले कंप्लीट करें और फिर हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे एक है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से एक और 2 स्विच वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। इनिशियली S1 इज क्लोज्ड एंड S2 is opened for long time। ठीक है, at t equal to 0 S1 is opened and S2 is closed। S2 is closed। Find first part work done by battery B, and second part total heat lost in R2। Again this is a very interesting question। इंटरेस्टिंग है, साथ में मज़ेदार है, करोगे तो बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। इसको देखते हैं। अगेन ये वैसा ही है कि इसमें नेगेटिव पोलैरिटी जो है चार्जिंग के बाद मिलेगी। अभी बताता हूँ, इसके जैसा ही क्वेश्चन है, बट दिस इज बैटरी
ऑफ EMF E, ये A है, और इसकी भी EMF E है, ये B है, ठीक है ना। और दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ C, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। तो अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं पहले। ये क्वेश्चन जो है आप इसको बना लें, और होमवर्क है वो आपके लिए। अब हम 5th की तरफ बढ़ेंगे और 5th को सॉल्व करेंगे। अगेन दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 हेल्पफुल क्वेश्चंस, और आप कभी भी किसी स्टैंडर्ड मटेरियल में ज़रूर देखेंगे इन्हें, और अगर आप इनको प्रॉपरली सीख लेंगे तो हर जगह आपको हेल्पफुल होगा। कैपेसिटर बहुत आसान चैप्टर है, ऐसा बोलना मैं बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली है, पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी ये जो हम 12th के पार्ट की बात करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर की तरह होता है, यानी बड़ा धोखेबाज सा लगता है उन्हें। खैर, तो फिर से हम लोग बढ़ते हैं उसमें। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं देखो, इनिशियली S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन फॉर लॉन्ग टाइम। पहले S1 को क्लोज किया गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, और S1 को क्लोज किया, बहुत समय तक इसको क्लोज रहने दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, जब S1 क्लोज करेंगे आप तो यहाँ पे प्लस पोलैरिटी, यहाँ माइनस आ जाएगी, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। मैं इसको इस तरह दिखाता हूँ। जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसके अक्रॉस भी EMF E आ जाएगा, ये माइनस रहेगा। चार्ज जो होगा यहाँ पे प्लस CE आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस CE, ये हमें पता है। और इस इंस्टेंट को एक्चुअली t = 0 बोला गया है इस सवाल में। सोचो, देखो क्या बोला उन्होंने, इनिशियली S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर। एट t = 0 S1 इज ओपन, ये t = 0 है, इस पे S1 खोल दिया गया और S2 क्लोज किया गया, यानी इसी पे अब सर्किट, दूसरा सर्किट कैसे दिखेगा, हमें नीचे वाला पार्ट बनाऊंगा। इसी इंस्टेंट पे क्या दिखेगा, देखो इसी इंस्टेंट पे ये निगेटिव पोलैरिटी वाली जो EMF की बैटरी है, ये वाली B नाम की बैटरी है, ये A नाम की बैटरी थी, और यहाँ से आपको दिख जाएगा R2, और यहाँ दिख जाएगा R2, और ये S2 को जस्ट इस पे क्लोज किया गया। दिस इज t = 0। इसके पास यहाँ अभी EMF E है, पर ये प्लस है और ये माइनस है। इसके ऊपर ऑलरेडी CE चार्ज और इधर माइनस CE चार्ज बैठा है, पर अब ये पॉजिटिव पोलैरिटी निगेटिव के साथ जुड़ी है और ये निगेटिव पोलैरिटी पॉजिटिव के साथ जुड़ी है। तो जब बहुत समय हो जाएगा इसके बाद, तो फिर ये कैपेसिटर, अब देखो कोई सोचेगा सर इसका भी EMF E ही है ना, इसका भी EMF E है, अब थोड़ी चार्ज होगा। भाई सोचो, ये पॉजिटिव के साथ निगेटिव जुड़ा है, अगर ये बैटरी उल्टी लगी होती तो फर्दर चार्जिंग होता ही नहीं। पर जबकि ये पॉजिटिव के साथ निगेटिव जुड़ा है, ये निगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ा है, तो ये बैटरी जो कंटिन्यूअस सोर्स है, ये बैटरी इसको डिस्चार्ज करेगी, पूरा 0 लाएगी, और फिर इसको +C बनाएगी, इसको -C बनाएगी। यानी अब यहां से T∞ के ऊपर जाने के बाद सर्किट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सर्किट T∞ पे जाके फिर ओपन सर्किट हो जाएगा। पर अब इस ओपन सर्किट के दौरान यहाँ क्या हो रहा है, देखो मसला, यहाँ ओपन सर्किट हो जाने के बाद अब यहाँ आ गया +CE चार्ज और यहाँ आ गया -CE चार्ज। अगेन इसके पास EMF E है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल E है, पर अब सबसे मुद्दे की बड़ी बात यह हो गई कि जो पहले प्लस हुआ करता था वो अब माइनस हो गया, और जो पहले माइनस हुआ करता था वो प्लस हो गया। कैपेसिटर की प्लेट्स की पोलैरिटी को ही रिवर्स कर डाला। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। अब ये तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना दी, इसको सॉल्व करो, तब तक मैं इस 4th को मिटाता हूँ, ठीक है, फिर मैं आगे सॉल्व कर दूंगा, पर तब तक तुम लोग कुछ दिमाग लगाओ। अब क्या हुआ, किसने कितने चार्ज दिए। एक सिंपल सी बात अगर पूछूं कि बैटरी B ने कितने चार्ज दिए, तो ऑलरेडी यहाँ -C था और इसको +C बना दिया।
कितने चार्ज दिए, सोचो, कमेंट करो फटाफट भाई। -1 से +1 जाने में कितना चलना पड़ता है, नहीं पता, गधे कहीं के, देखते हैं। ठीक है, चलो खैर, ये इसको करो, मैं आगे सॉल्व करूंगा, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना। अब 6th नंबर में भी क्या है देखते हैं। समय कितना हो गया? 45। अच्छा, तो टाइम है अभी हमारे पास 20 मिनट और। इनिशियली सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, फाइंड, इसमें थोड़ा इंक कम है, इसमें है क्या, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट before and after the switch S1 and S2 are closed। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सर्किट है थोड़ा सा, फटाफट बनाते हैं। एक 60 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ एक 20 ओम का रजिस्टर है, यहाँ एक और रजिस्टर है, यहाँ एक और रजिस्टर है, यहाँ है वो कैपेसिटर बैठा हुआ। दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज 10 ओम, सो दिस इज अगेन 1 मोर रजिस्टर। ठीक है, दिस इज S2 switch, this is 10 ohm resistor and this one is 20 ohm resistor। Here we have one more resistor and this one is switch S1, this is again 20 ohm resistor। तो ये हमारे पास हाँ सारी इंफॉर्मेशन तो आ गई है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन तो आ गया है, सारा कुछ आ गया है। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये जो क्वेश्चन है 5, इसके ऊपर डिस्कशन करें तो इनिशियली S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, T0 S1 ओपन, फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी B। ओके, सो वेयर इज द बैटरी B? दिस इज द बैटरी B एंड यू नीड टू फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी B। तो सबसे पहली बात, बैटरी B ने यहाँ से चार्जेस भेजे और वो चार्जेस हैं 2CE। कैसे आ गया सर CE 2CE? भाई -CE पहले था, बाद में आ गया +C, तो -C से +C का मतलब 2CE के चार्जेस भेज दिए बैटरी B ने। तो अपन यहाँ लिख देंगे वर्क डन बाय बैटरी B इज इक्वल टू उसके भेजे हुए चार्ज इनटू उसका EMF, और उसने भेजे थे चार्ज 2CE, तो 2CE इंटू E, दिस इज 2CE इंटू E, दैट इज 2CE का स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी B। ओके, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी B। तो हमसे वर्क डन बाय बैटरी B पूछा है और टोटल हीट लॉस्ट इन R2 पूछा है, दिस इज R2। ओके, सो अगेन वन मोर थिंग, जो हीट लॉस्ट है तो हम हीट लॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? हीट लॉस्ट इज नथिंग बट वर्क डन बाय बैटरी B माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। Work done by battery B minus change in the potential energy of the capacitor. So what is the change in the potential energy of the capacitor? It is U final minus U initial. So what is U final actually? So U final को अगर हम देखें तो कैपेसिटर की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे Q²/2C, तो Q²/2C यानी C²E²/2C माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी आप सब, अब Q² सर Q² में -CE² लिखूं या +C, तो C²E²/2C यानी चेंज इन, सॉरी कुछ गड़बड़ है, फाइनल लिख रहे थे अपन, सॉरी, दिस इज फाइनल एंड व्हाट अबाउट इनिशियल? इट इज अगेन
इट इज अगेन c²e²/2c, क्योंकि उतने ही चार्ज थे पहले भी। सो इसका मतलब ये हो गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हीट लॉस्ट है दैट इज नथिंग बट द वर्क डन बाय बैटरी, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन बाय बैटरी। एंड एक्चुअली हीट लॉस्ट का मतलब उतना ही वर्क है जो कि बैटरी बी ने किया है, दैट इज इक्वल टू 2ce²। दिस इज द हीट लॉस। देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। एक्चुअली बैटरी सही मायने में देखा जाए तो इस कैपेसिटर की चार्ज को बदल ही नहीं पाई, टोटल चार्ज तो उतना ही है फिर से। इट हैज जस्ट रिवर्स द पोलैरिटी, but again the total potential energy stored in the capacitor is same. As if the total stored potential energy in the capacitor is same, the change in potential energy is 0. It means whatever is the heat lost is nothing but the work done by the battery. So अब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि ये सारा कुछ हो गया। आप चाहो तो बैटरी ए के लिए भी ये सारा खेल जो है काम कर सकते हो। बैटरी ए जो है ना, उसने तो भी आपको काफ़ी सारा ये वाला रेजिस्टेंस R1 है अगर, तो बैटरी जो ए है ना उसने तो भी आपको काफ़ी सारा वर्क किया है, वर्क करके दिया है, दैट इज ce² है ना, वो बैटरी ए का वर्क डन है। और फिर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की फर्स्ट वाली बैटरी ने की थी वो ce²/2, तो उसके साथ हीट लॉस्ट आधा ही हुआ है, यानी उसका ce² खुद का वर्क डन, ce²/2 उसका क्या बोलते हैं अपना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो हीट लॉस कितना हो गया ce²/2। बट यहाँ पूरा हीट लॉस हो गया, ठीक है। सो अगेन मैंने पहले भी बोला है द क्वेश्चंस आर वेरी गुड, बट कोशिश करो, बहुत मज़ा आएगा। अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, और हिंट देने के बाद में मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँगा, तब तक आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो आप पहले तो हिंट ले लें इसके बारे में, मैं हिंट दे देता हूँ, तब तक हिंट दे देता हूँ पहले कुछ क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो ठीक है, 1 मिनट रुको, इसको क्लियर कर लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। बहुत थोड़ा सा ही पानी डालना है इसमें, है ना, नहीं तो पूरा लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो। इनिशियली सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, यानी ऑलरेडी ये S1 S2 ओपन ही है, ऑलरेडी सर्किट स्टेडी स्टेट में ही है भाई। S1 S2 ओपन है, यानी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये पूरा स्टेडी स्टेट में। इसका मतलब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है, यानी इस ब्रांच में कोई करंट जा नहीं रहा, यानी जो भी करंट यहाँ है वो इसी लूप में चल रहा है। इसका मतलब जितना भी इसके अक्रॉस ड्रॉप है वो कैपेसिटर के अक्रॉस है, उससे इनिशियली कैपेसिटर के पास कुछ चार्जेस हैं। अब क्या बोला, वो निकाल लिया चार्ज, सब कर लिया। अब क्या बोला, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया। जैसे इन दोनों को क्लोज किया, फिर सर्किट में कुछ बदलाव आए, अब नया स्टेडी स्टेट अचीव हुआ। अब नए स्टेडी स्टेट के अंदर नए वाले चार्जेस लाके बताओ। ये आपका क्वेश्चन है, इस पर कुछ सोचो, क्या कर सकते हो सोचो, कोशिश करो। तब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है ना। कभी कभी ये पेन नहीं खुलते, ठीक है, चलो ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं। इनिशियली सिस्टम इज इन स्टेडी स्टेट, फाइंड द चार्ज flowing through wire AB. Find the charge flowing through wire AB after switch S is closed. Again, beautiful question. This is a very beautiful question again. बहुत मज़ा आएगा देखना इसको सॉल्व करने में। अभी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। वैसे हमारे सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बस यही बात है कि सॉल्व करने वाले लोग सॉल्व नहीं करते प्रॉपरली। अगर सॉल्व कर लें तो आपको बहुत सारा इसमें एडवांटेज दिखेगा, बहुत ज़्यादा,
एडवांटेज दिखेगा। दिस इज स्विच एस, दिस इज 10 ohm, this is 10 ohm, this is 10 60 volt and this capacitor is of 2 microfarad। हाँ, सो चलो देखते हैं। तो पहले तो अगेन इस क्वेश्चन को मैं एक इंस्टेंट तो ये मान लूँगा t इक्वल टू 0 जो अभी हमारे पास है, और t इक्वल टू 0 मीन्स when switches are open, when switches are open, यानी मैं इसको t इक्वल टू 0 मान लूँगा जो स्विचेस ओपन है उसको। फिर मैं एक सर्किटरी ड्रॉ कर लूँगा, बहुत आराम से एक सर्किटरी ड्रॉ कर लूँगा। ये आ गया 20 ओम, ये आ गया 10 ओम, यहाँ से ऐसा, फिर ये वाला एक 10 ओम, और ये वाला ऑलरेडी स्टेडी स्टेट अचीव्ड है। तो यहाँ पे तो आपको ये पता है कि कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। सो दिस इज 10, दिस इज अगेन 10 ओम, दिस इज 20 ओम एंड दिस इज 60 वोल्ट। ठीक है, दिस इज द सर्किट फॉर द इनिशियल वैल्यू दैट इज t इक्वल टू 0। इस समय पे हमारे पास सर्किट है, इस समय पे हमने सर्किट बना दिया, इसको t इक्वल टू 0 बोल दिया, और फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर स्विचेस आर क्लोज्ड, ऐसे लिख लेते हैं। इंग्लिश थोड़ी समझो, लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विचेस आर क्लोज्ड। मैं इसको t इक्वल टू इन्फिनिटी बोल दूंगा, इसको t इक्वल टू इन्फिनिटी बोल दूंगा। जैसे ही आपने स्विचेस को क्लोज किया बहुत सारे समय के बाद, देखते हैं अब सर्किट क्या बनेगा। ये 20 है, ये 20 है ना, ये वाला आपके पास एक 10 है, ये 20 है, ये 20 है, और इधर आपके पास एक और ब्रांच है 10। तो यहाँ लॉन्ग टाइम आफ्टर तो अगेन स्टेडी स्टेट विल बी अचीव्ड। सो लेट्स सी, यहाँ तो कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ से ये जो 10 है ये स्विच क्लोज होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। बट अगेन आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, ये ले दे के तो यहीं मिल रहा है, तो ये वाला 10 और ये वाला 10, तो यहाँ तो ये वैसे भी ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ जाना ही नहीं है। अगेन द थिंग विल रिमेन द सेम, है ना। तो ये वाली ब्रांच तो अगेन कट ही हो गई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके, समझने की कोशिश करें कि अगेन what is the potential drop across the capacitor? This is the potential drop across the capacitor. This is nothing but this potential, because यहाँ से कोई करंट है ही नहीं ना, तो इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप ही नहीं है। जो इसके अक्रॉस है वो इसके अक्रॉस है, यानी जो इसके अक्रॉस है वो इस ब्रांच के अक्रॉस है बोलो, पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ नहीं है क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं है। यानी जो भी कुछ है ये ए बी मान लो इसको। So whatever is the potential drop across AB is nothing but the potential drop across the capacitor. And the charges on the capacitor Q equal to CV. C is the capacity. Capacity is 2 microfarad into V AB. ऐसा हम कह सकते हैं। So finally, what we need to find out VAB. We need to find out this potential drop. So again very simple. इधर कोई करंट नहीं है, यानी लूप में सिर्फ ऐसा ही करंट चलेगा। So R इक्वलेंट आप देख सकते हो 20 10 30 हो गया, तो R इक्वलेंट आपके पास आ गया 30 ओम, और I इक्वल टू आ गया V यानी 60 बाई R यानी 30, यानी आ गया 2 एम्पियर। तो चार्जेस ऑन द कैपेसिटर इज नथिंग बट C इज व्हाट 2 माइक्रोफैरेड। सो 2 इंटू 2 एम्पियर दैट इज सॉरी 2 इंटू 2 गलत, ओके V नहीं निकाला ना हमने, अभी VAB निकालना होगा हमें। सो व्हाट इज VAB? VAB इक्वल्स टू I इंटू 10 ओम दिस वन। इसमें तो 10 ओम लगा हुआ है ना, तो ये वाला 10 ओम, तो इधर से जा रहा है अपने पास 2 एम्पियर करंट और उसमें से 10 ओम में से जा रहा है, तो अपन लिख देंगे 2 इंटू 10 दैट इज VAB इज नथिंग बट 20 वोल्ट। ये आ गया। चाहो तो ओरली निकाल सकते हो, 20 और 10 है तो 2:1 3 भाग कर लो, तो 1 भाग 20 का होगा, तो यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, ये 20 वोल्ट आ गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी लगानी है, पोटेंशियल ड्रॉप लगाना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी समझाया था। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैरेड, कैपेसिटी इंटू VAB इज 20, तो चार्जेस ऑन द कैपेसिटर 40 माइक्रो कूलम, इतने चार्ज आ गए लो। बट दे आर बिफोर
स्विचेस आर क्लोज्ड। अब स्विच क्लोज की तो ये बन गया सर्किट। वैसे भी ये पार्ट तो फिर से एलिमिनेटेड है, यहाँ से यहाँ तो है ही नहीं कुछ। अब इसको ए बी मान लो, दिस इज ए बी, क्योंकि जो भी इसके अक्रॉस ड्रॉप है वही इसके अक्रॉस ड्रॉप है और यहाँ तो कुछ है नहीं, यानी वही है। तो यहाँ पे वी कैपेसिटर इज नथिंग बट इक्वल टू वी ए बी। सो नाउ दिस इज दी पार्ट ऑन विच वी नीड टू वर्क। तो आपको दिख रहा है 20-20 पैरेलल हो गए, तो 20-20 हटाओ पैरेलल, 20-20 का हटा के क्या कर दो, सीधे सीधे इसको 10 कर दो यार, खत्म करो ना कहानी। तो अब क्या बनता है, देखो ये 60 वोल्ट है, ये 10, ये 10, 60 वोल्ट 10 10। यानी अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि पहले 20 और 10 था, तो यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे पोटेंशियल 40 वोल्ट का ड्रॉप था। देखो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप 40 वोल्ट था और 20 वोल्ट इसके अक्रॉस था। और अब यहाँ 60 में से आधा आधा डिवाइड होगा तो इसके अक्रॉस 30 वोल्ट होगा, तो इसके अक्रॉस भी 30 वोल्ट होगा। मैं डायरेक्ट ही निकाल दे रहा हूँ, बहुत आसान है। आप चाहो तो आर इक्वलेंट निकाल के करो, आर इक्वलेंट निकाल दो, 10 और 10 20 हो गया। आई इक्वल टू ई बाई आर, यानी 60/20 कर लो तो 3 एम्पियर हो गया। फिर वी ए भी लगा लो तो आई आर हो जाएगा, आई आर यानी 3 इंटू 10 यानी 30 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब जो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज है Q फाइनल सेकेंड वाला, वो Q1 था, ये Q2 है। तो Q2 इज इक्वल टू Q इक्वल टू CV VAB या VAB या V अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटी तो 2 ही है और अब इसके अक्रॉस आ गया 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। हाँ, तो ये कितना आ गया, 60 माइक्रो कूलम, ये आ गया Q2, ये आ गया फाइनल चार्जेस। पहले कितना था 40, बाद में कितना था 60। सोचते हैं क्या हुआ होगा। पहले थे 40 स्विचेस को क्लोज करने के पहले, और स्विच को क्लोज करते ही क्या हो गया 60। एक्चुअली पता है क्या होता है, पहले जो 40 था प्लस 40, इसको मिटा देता हूं अभी के लिए, और यहां था -40। जैसे ही आपने स्विचेस को क्लोज किया, जैसे ही आपने स्विचेस को क्लोज किया, वैसे ही इसके अक्रॉस अब पोटेंशियल ड्रॉप, जो कि पहले हुआ करता था 20, अब हो गया 30। तो जब 20 से 30 हुआ तो आपके पास पता है कि यहाँ पे जो अब एडिशनल, अब क्या होगा पता है, एडिशनल चार्जेस आने शुरू होंगे। यानी यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से चार्जेस निकले, यहाँ से चार्जेस गए, यहाँ से कुछ गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, फिर यहाँ से भी भागे, यहाँ से भी भागे, यहाँ से भी भागे, यहाँ से भी भागे, घूम के फिर इधर से आए, आके 20 माइक्रोकूलम एडिशनल चार्जेस, 20 माइक्रोकूलम एडिशनल चार्जेस बैठे। वो तब तक बैठे जब तक ये 20 वोल्ट 30 वोल्ट नहीं हो गया। जैसे ही 30 वोल्ट हुआ, वैसे ही पूरे के पूरे जो चार्जेस थे 40 माइक्रोकूलम प्लस 20 होके वो बन गए 60 माइक्रोकूलम, और यहां जाके मामला सेट हो गया, फिर से स्टेडी स्टेट अचीव हो गया। और अब भाई हैप्पीली दे आर लिविंग हैप्पीली, हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो देखो कितने बढ़िया, कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, कितना मज़ेदार चीज़ है। बस आप कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, उसके अक्रॉस चार्जेस बढ़ते जाएंगे, पर पोटेंशियल क्या कितना भी दे देंगे, नहीं नहीं नहीं, पिछले वीडियो में बताया ना, उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। जैसे कल हम लोग कैपेसिटर लाए थे 10 वोल्ट वाले, 25 वोल्ट वाले, उससे ज़्यादा नहीं झेल सकते। जैसे ये भी कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस पहले 20 वोल्ट था, 30 वोल्ट, तो ये डेफिनेटली 30 वोल्ट से ज़्यादा वाला होगा। तो 30 वोल्ट भी आया, ये हो सकता है 50 वोल्ट वाला कैपेसिटर हो। तो ये धीरे धीरे अगर और कुछ करके यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाएंगे इस ब्रांच का, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, 50 वोल्ट तक वो झेल सकता है, तो चार्जेस बढ़ाते जाएगा। कैपेसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कैपेसिटी तो वही थी 2 माइक्रोफैरेड और वही रहेगी हमेशा। तो देखो मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और दिया है मैंने, वो क्वेश्चन करेंगे, फिर आज एक इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बस ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन करने हैं बस, फिर हम लोग जाएंगे आगे। KVL KCL नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपने लिखा होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपने लिख लिया होगा। इसको मिटाता हूँ मैं, और नहीं भी लिखा है तो आपके पास पता है, आप तो पॉज कर सकते हैं, पॉज करें उसको और पॉज करके फिर से अपना उसको कंटिन्यू करें। ठीक है ना, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो विथ KVL एंड KCL इन कैपेसिटर। ठीक है, KVL KCL पढ़ेंगे अगले वीडियो में।
अभी चलते हैं यहाँ, दिस इज इट, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged up to potential E, is charged up to potential E, is connected to the battery of EMF E by 2 as shown in the figure, after long time. First part, find the total charge flown through battery. Second part, find total work done by battery. Third part, find heat dissipated in circuit. इसका फिगर बता देते हैं। इसका फिगर ऐसा है कि इसमें पहले से ही कैपेसिटर चार्ज्ड है और यहाँ स्विच लगा है। दिस इज द बैटरी ऑफ EMF E by 2 और इसके पास प्लस CE चार्ज है और इसके पास माइनस CE चार्ज है। दिस इज़ द स्विच। बड़ा सिंपल सर्किट है, कुछ भी नहीं है। आई होप आप इसको कर पाएंगे। 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, शायद एक आध और बीच में दिया था, 3 हो गए टोटल, 7-8 आपके लिए है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप कर पाएंगे। यहाँ से कुछ फ़ायदा मिला होगा आपको। और KVL KCL नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर फिर भी सेक्शन B पार्ट 1 पार्ट 2 अटेम्प्ट कर लें। KVL KCL वाले क्वेश्चन छोड़ दें, इस तरह के जो सर्किट T0 T इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन है वो कर लें। और नहीं, आई थिंक सेक्शन C है T0 T इन्फिनिटी वाला सर्किट प्रॉब्लम। देख लो हेडिंग क्या दी है, तो आई थिंक सेक्शन C है पार्ट 1 पार्ट 2, उसको कंप्लीट करो और शायद कुछ आप सीख पाए होंगे इसमें से। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है ना, और थोड़ा सा और मोटिवेट करने की कोशिश करें हमें। तो यहाँ आज हम लोग रुक जाएंगे और आज आपको शाम में वो जो मोटिवेशनल वीडियोस हम लोग दे रहे थे, उन वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट को देखने मिलेगा। एक और हमारी एलुमनाई हैं, अब वो कौन से हैं मुझे नहीं पता, पर आने वाले 6-7 दिनों में 3-4 वीडियो जो बन चुके हैं वो आपको देखने मिलेंगे। सो उसका टाइम शाम का 6 बजे का रहता है, तो 6 बजे वो प्रीमियर होंगे। सो उस समय आप बिल्कुल वहाँ अवेलेबल रहें। सो विल मीट अगेन टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अरे 1 मिनट, मुझे पूरा बोलने तो दो। यानी हमारे कैमरामैन को जल्दी घर जाना रहता है, ठीक है, बट पूरी भावनाएं निकलने नहीं दिया जाता है। चलो, तो विल स्टॉप हियर भाई, क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो। मैंने तो सोचा था कुछ तुम्हें मोटिवेशनल बताएंगे, बट रुक जाते हैं यहाँ, सबके अपनी लिमिटेशंस हैं। तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।